बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश संसद, उसमें भी लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक संगठन के बारे में। ब्रिटिश संसद की पृष्ठभूमि का डिस्कस हमने किया था कि ब्रिटिश संसद विश्व के सभी विधानमंडलों अर्थात संसदों की जननी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा हाउस ऑफ कॉमन्स, इन दो सदनों की जननी इसको माना जाता है। यह संसार की सबसे पुराना विधानमंडल कहा जाता है ब्रिटिश संसद को। पिछले 100 वर्षों में लगभग 50 राष्ट्रमंडलीय जो देश हैं, उन्होंने संसदों के निर्माण के पीछे इसी का प्रभाव उन पर काफ़ी रहा है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, रूस और भारत के विधानमंडलों में हम इसकी छाप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह एक विकसित संस्था है और पिछली 60 शताब्दियों में इसकी प्रकृति एवं शक्तियों में गंभीर अंतर पड़ा है। आज उसका जो स्वरूप और शक्तियां हैं वो पहले नहीं थी। दुष्ट एवं अत्याचारी राजाओं को के काल में ये बहुत तीव्रतर रही है। और ब्रिटिश संसद के उदय के पीछे दो प्रकार के विचार उत्तरदायी रहे हैं। देखिए, पहला विचार है कि प्राचीन काल में ब्रिटिश राजाओं को विधि निर्माण शक्ति प्राप्त थी और इस शक्ति का प्रयोग वे अपने अनुभवी और प्रभावशाली जो प्रजाजन थे उनके परामर्श से करते थे, उनके परामर्श से उस विधि का निर्माण करते थे। सेक्शन काल में ब्रिटिश राजा वाइट एनर्जी मोट अर्थात बुद्धिमानों की सभा के परामर्श से वे शासन करते थे और यही महान परिषद जो है वह संसद की पूर्वगामी बनी, है ना। और नॉर्मन काल में ब्रिटिश राजा राजकीय मामलों में विचार विमर्श के लिए पदाधिकारियों, बड़े सामंतों तथा अमीरों को आमंत्रित करता था और यद्यपि ये जनता के प्रतिनिधि थे, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व का भाव भी इनमें निहित रहता था। और 1213 में राजा जॉन ने धन प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के प्रत्येक शायर या क्षेत्र से, है ना, उसको शायर बोला जाता है, 4 प्रतिनिधि भेजने का आदेश शेरिफ को दिया था। और इस आदेश का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें आधुनिक लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बीज रूप में निहित है। और ब्रिटिश संसद का जो विकास है वो राजा जॉन से ही शुरू होता है और इसके संदर्भ में 1215 के महान घोषणा पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसका विशेष महत्व है। राजा जॉन को सामंतों के से लेकर बंदी बनाकर 15 जून 1215 को ये घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और उसमें ये याद रखने योग्य बात है कि ब्रिटिश राजाओं को जब जब धन की आवश्यकता हुई, है ना, तब तक वे संसद को बुलाया करते थे। और 1245 में हेनरी तृतीय ने धन की आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक काउंटी से 2 व्यक्ति आमंत्रित किए। तो धीरे धीरे सामंतों के अतिरिक्त सामान्य जनों को भी इसमें बुलाया जाने लगा। और आप देखिए 1265 में साइमन दी माउंट फोर्ड द्वारा बुलाई गई संसद को आधुनिक अर्थों में हम प्रथम संसद कह सकते हैं। कब बुलाया था? 1265 में। और किसने बुलाया था? साइमन दी माउंट फोर्ड ने। ये पहली संसद कही जा सकती है। माउंट फोर्ड ने प्रत्येक काउंटी से 2 प्रतिनिधि आमंत्रित करके अतिरिक्त कुछ शहरी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया। और 1295 में एडवर्ड प्रथम ने धन की आवश्यकता पड़ने पर मॉडल पार्लियामेंट को बुलाया था। ये अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार संसद के अधिवेशनों से संबंधित जो बातों का विकास हुआ वो था कि संसद द्वारा राजाओं को दी जाने वाली धन की मांगों पर विचार करती थी। राजाओं द्वारा आमंत्रित प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं और कठिनाइयों का विवरण राजा के समक्ष उपस्थित करते थे और धीरे धीरे स्थानीय समस्याएं और कठिनाइयां सार्वजनिक रूप धारण करने लगी और इन पर धन की स्वीकृति के बारे में विचार विमर्श होने लगा। राजाओं ने संभवतः ये सोचा कि इन समस्याओं पर पहले से विचार करने पर धन की स्वीकृति प्राप्त करना सरल होगा, है ना। तो धीरे धीरे ये सिद्धांत विकसित हुआ कि बिना संसद की स्वीकृति के राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता। इसी सिद्धांत का उल्लंघन होने पर 17वीं सदी में स्टुअर्ट कॉल में संसद एवं राजाओं के मध्य एक यादगार संवैधानिक संघर्ष हुआ था। प्रारंभ में संसद में सामंतों, पादरियों, सर्वसाधारण के 3 पृथक समूहों, है ना। 14वीं शताब्दी में सामंत और पादरी मिल गए। इस प्रकार सामंत और पादरियों ने एक समूह और सर्वसाधारण ने एक समूह का निर्माण कर दिया। एक तरफ तो हो गए सामंत और पादरी, एक तरफ हो गए सर्वसाधारण। और यही विभाजन जो है आगे चलकर द्विसदनीय व्यवस्था का आधार बना। तो 15वीं शताब्दी में इस प्रथा का भी सूत्रपात हुआ था कि धन की मांग सर्वप्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स से ही की जानी चाहिए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसके बाद ही विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।
तो 1688 में रक्तहीन क्रांति ने ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की स्थापना कर दी और इस प्रकार वहाँ पर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये छोटा सा डिस्कशन हमने ब्रिटिश संसद के उसमें किया था। और आप देखिए ब्रिटिश जो संसद है वह 2 सदनों से मिलकर बनी है, एक तो लॉर्ड सभा और दूसरी आपकी है लोक सदन जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। और इंग्लैंड की जो 2 सदनों में लॉर्ड सभा जो है वह द्वितीय सदन कहलाती है। इंग्लैंड की संसद में यह द्वितीय सदन है और यह विश्व का सबसे प्राचीन सदन है। वर्तमान में लोकसभा वंशानुगत आधार पर गठित विश्व का एकमात्र द्वितीय सदन है। ये जो लॉर्ड सभा है यह आज की तारीख में भी विश्व का एकमात्र उच्च या द्वितीय सदन है। इसीलिए हेरोल्ड डॉस कहते हैं कि लॉर्ड सभा को लोकतांत्रिक प्रणाली में एक आरक्षित धर्म अथवा विरोधाभास की संज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा है लॉर्ड सभा को ये एक तरह से विरोधाभास की संज्ञा दी है इसको। CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार अधिकांश राज्यों के वंशानुगत उच्च सदन मध्ययुगीन शासन प्रणाली के अवशेष थे। जो जितने भी वंशानुगत पहले राजा महाराजा और उन्हीं का शासन हुआ करता था, है ना, तो ये उन्हीं के अवशेष थे। तो स्ट्रॉन्ग का विचार लॉर्ड सभा के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है कि वंशानुगत सदन ही मध्ययुगीन शासन प्रणाली के अवशेष रहे हैं। अब आप देखिए कि लॉर्ड सभा का जो जन्म है वह नॉर्मन काल में गठित जो महान परिषद थी उनमें से ही हुआ है। वहाँ उस समय महान परिषद जो गठित हुई थी उसके द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 1295 में 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने, है ना, महान परिषद को मॉडल पार्लियामेंट का रूप देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से क्या किया, 2 सामंत तथा कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल किए। कुछ समय तक तो इस महान परिषद के सम्मिलित अधिवेशन होते रहे, लेकिन सम्राट एडवर्ड तृतीय के शासनकाल में सामंतों एवं पादरियों ने मिलकर लॉर्ड सभा को अलग से इसका एक निर्माण कर लिया, है ना, तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर कॉमन सभा का निर्माण कर लिया। इस प्रकार 2 सदन बन गए, है ना। तो क्रोमवेल के गणतंत्रीय काल में लॉर्ड सभा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और किंतु 1660 में लॉर्ड सभा की पुनर्स्थापना हुई। 1660 में इसकी वापस स्थापना हुई थी, पुनर्स्थापना हुई और वह लॉर्ड सभा आज तक बनी हुई है। 1832 को लॉर्ड सभा की पराजय का प्रतीक माना जाता है। कि क्यों को माना जाता है ना, कि उस समय इसकी पुनर्स्थापना हुई। 1660 में लॉर्ड सभा की पुनर्स्थापना हुई थी, लेकिन 1832 को लॉर्ड सभा की जो पराजय है उसका काल भी माना जाता है, क्योंकि 1832 के विधेयक द्वारा कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण प्रारंभ हो गया। लॉर्ड सभा की पराजय का काल कैसे माना जाता है, लंबे समय तक लॉर्ड सभा का काम चल रहा था, है ना, लेकिन 1832 में कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण हो गया और इस पर नए सामाजिक तत्वों तथा लॉर्ड सभा के जो बीच है वो संघर्ष हुआ। तो परिणाम स्वरूप जो आपकी लॉर्ड सभा है वह पराजित हो गई और 1832 के सुधार विधेयक के अंतर्गत कॉमन सभा के लिए स्वीकृत निर्वाचन प्रणाली के फलस्वरूप लॉर्ड सभा शक्तिहीन होकर स्थायी विरोधी सदन बन गई। 19वीं सदी के पूर्व में वर्षों तक लॉर्ड सभा ही प्रभाव और शक्ति का केंद्र थी और 18वीं सदी के अंत तक कॉमन सभा का यथार्थ में निम्न सदन था। फिर भी कुछ समय सिद्धांत के रूप में कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा को वित्तीय मंडलों में श्रेष्ठता प्रदान थी। उस समय दोनों सदनों में मतभेद हुआ करते थे। परिणाम स्वरूप राजनीतिज्ञों की वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं में भी अंतर और गुटबाजी रहने लग गई थी। तो 19वीं सदी में कॉमन सभा के लोकतंत्रीकरण के साथ साथ सत्ता का केंद्र लॉर्ड सभा के स्थान पर कौन बन गया, कॉमन सभा बन गई, है ना। और लॉर्ड सभा जो है वह एक तरह से कैसा संगठन है उसको हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या में सदैव ही परिवर्तन होते रहे। देखिए, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 1150। नाउ इट्स 1150 वर्तमान में है ना, और पहले 1000 तक भी निर्धारित की गई थी इसको, लेकिन अभी इसकी संख्या 1150 है। किंतु व्यवस्था की कमी के कारण संख्या घट गई और कभी बढ़ गई, ये जो है हमेशा चलता ही रहा। लेकिन वर्तमान में मैंने संख्या आपको कितनी बताई है, 1150 अभी है। जो सदस्य संसद के सभाओं में अनुपस्थित रहना चाहते थे, आवेदन देकर अस्थायी सुविधा प्राप्त कर सकते थे कि भाई हम इसमें नहीं आना चाहते हैं। इसके लिए उनको 1 माह की पूर्व सूचना देनी पड़ती थी। लॉर्ड सभा के अंदर देखिए कौन कौन सदस्य होंगे, सदस्यों की श्रेणियाँ कैसी होंगी, उसके लिए बताया गया है कि उसमें एक तो होता है वंशानुगत पीयर बोला जाता है उनको, है ना। तो
इस वर्ग का जो लोकसभा में बहुमत है, वंशानुगत जो पीयर है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे, राजा का बच्चा, राजा का परिवार वो चला आ रहा है, तो और वंश परंपरा लॉर्ड के बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी मिलता है। लेकिन इस वंश परंपरा में हम देखते हैं तो जो लॉर्ड का सबसे बड़ा जो पुत्र होता है उसको इसका उत्तराधिकार मिलता है। पियर मतलब कुलीन जन जिसको बोला जाता है। इसके भी देखिए पियर के 5 स्तर बताए इन्होंने, ड्यूक है ना, मार्क्यस, अर्ल, विस्काउंट और बैरन। ये पियर इन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ड्यूक आपने सुना ही होगा, मार्क्विस, अर्ल है ना, विस्काउंट और बैरन। प्रधानमंत्री के परामर्श पर पियर्स की नियुक्ति की जाती है और इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा जो है वो है स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पियर। ये भी वंशानुगत पियर होते हैं। स्कॉटलैंड के सभी पियर प्रत्येक संसद अपने में से 16 सदस्यों को चुनते हैं और 1963 के नियम के अंतर्गत स्कॉटलैंड के सभी पियर लॉर्ड सभा के अधिवेशनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या घटती जा रही है। तीसरे प्रकार के जो है वो धार्मिक लॉर्ड है, जिनकी संख्या 26 है और इसमें कैंटबरी तथा मार्क के आर्क बिशप, लंदन, डरहम एवं विनचेस्टर के बिशप, इसके अलावा इंग्लैंड के सभी चर्चों के वरिष्ठतम जो बिशप हैं वो इसके अंदर धार्मिक लॉर्ड्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। विधि लॉर्ड, विधि पियर भी होते हैं, इनकी संख्या 9 है देखिए, और ये विख्यात विधिवेत्ता होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं ये, और जीवन भर के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें लॉर्ड्स ऑफ अपील इन ऑर्डिनरी की संख्या भी दी जाती है। किन्हें? विधि लॉर्ड, जो लॉ लॉर्ड्स होते हैं उन्हें लॉर्ड्स ऑफ अपील है ना, इन ऑर्डिनरी की संख्या भी दी जाती है। और 1954 के नियम के अंतर्गत 9,000 पाउंड प्रतिवर्ष इनको वेतन के रूप में प्राप्त होता था। अब तो इनके वेतन में और भी बढ़ोतरी हो गई है। लॉर्ड सभा का जब सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में अधिवेशन होता है तो केवल यही 9 लॉर्ड उसके अंदर भाग लेते हैं। कौन? विधि लॉर्ड। और कब? जब न्यायालय के रूप में है ना, सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में जब अधिवेशन होता है तो ये लॉर्ड उसके अंदर भाग लेते हैं। फिर आता है इनका एक आजीवन लॉर्ड भी होते हैं इसमें, है ना। आजीवन पियर्स कैसे? जो अधिनियम 1958 के तहत का क्राउन को किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को लॉर्ड सभा का सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, और ऐसे जो पियर हैं वो आजीवन लॉर्ड कहलाते हैं। इसी के साथ राजवंशीय लॉर्ड भी होते हैं कि लॉर्ड सभा में 3 या 4 राजवंश के राजकुमार भी शामिल होते हैं। ये दलगत राजनीति से दूर रहते हैं, इन्हें लॉर्ड सभा के अधिवेशनों में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। उनको राजवंशीय पियर। इसी तरह से आयरलैंड के प्रतिनिधि पियर भी होते हैं। हालांकि 1961 में अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड किलोमेरे की मृत्यु के बाद यह श्रेणी अब समाप्त हो गई है, किंतु एक समय था जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। सन 1800 में आयरलैंड के प्रतिनिधि पियर्स की संख्या लगभग 234 थी। जब 1932 में आयरलैंड स्वतंत्र हो गया तो कालांतर में लॉर्ड सभा में नए आयरिश पियर्स का मनोनयन ही समाप्त कर दिया गया, है ना। तो लॉर्ड सभा प्रारंभ से ही क्या है, मूलतः पुरुष सदन था। पहली बार 1958 में आजीवन पियर्स तथा पियरेज अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश क्राउन को यह अधिकार दिया गया कि वह इस श्रेणी में स्त्रियों को भी आजीवन पियर्स के रूप में लॉर्ड सभा में अपना मनोनयन कर सकते हैं। पहले स्त्रियां इसकी सदस्य नहीं हुआ करती थी, और उत्तराधिकार में भी इसी प्रथा को माना गया। स्त्री पियर्स का लॉर्ड सभा में मनोनयन तो होता है, किंतु उन्हें लॉर्ड सभा के अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना। तो और वर्तमान में आप देखिए इनकी संख्या 7 से शुरू हुई थी, लेकिन 126 स्त्री पियर्स अभी मौजूद हैं। इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। देखिए क्या विशेषाधिकार है कि इनको सदन के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाषण जो भी देना चाहें ये पूर्ण स्वतंत्रता से दे सकते हैं। अधिवेशन काल में इन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही उन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्हें सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलने तथा वार्ता करने का भी अधिकार है। उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई साधारण न्यायालय में ना होकर कहाँ पे होती है? लॉर्ड सभा में ही होती है। लॉर्ड सभा सदस्यों को बहुमत के विरुद्ध अपना विरोधी वक्तव्य पत्र पत्रिकाओं में लिखने तथा सदन की कार्रवाई में नोट कराने का भी अधिकार है। मतलब सदस्य जो है वे उनके बहुमत के विरुद्ध भी अगर कुछ लिखना चाहें तो उनको ये अधिकार है कि वो इसको लिख सकते हैं। अपने विशेषाधिकारों को उल्लंघन पर उन पर मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। तो सभी प्रकार के अन्य संसदीय अधिकारों के भी वे क्या हैं? अधिकारी हैं कि उन्हें सारे के सारे अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन देखिए लॉर्ड सभा के सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जिनको हम अयोग्यताएं भी कह सकते हैं कि कुछ इनकी अयोग्यताएं भी होती हैं।
लॉर्ड सभा के सदस्यों को जहाँ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं वहाँ कुछ प्रतिबंध भी उन पर लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों का उन्हें पूर्णतः पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा वे अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे। तो उन प्रतिबंधों का पालन करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, अयोग्य मान लिए जाएंगे। कोई भी जो लॉर्ड है वो कॉमन सभा का सदस्य नहीं हो सकता, है ना। कॉमन सभा के लिए मतदान नहीं कर सकते, केवल आयरिश लॉर्ड ही इस बंधन से मुक्त है। ये कॉमन सभा के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आयरिश वाला जो लॉर्ड है वो इसके लिए है। लेकिन ये जरूर है कि भाई कोई भी लॉर्ड जो है वो कॉमन सभा का लॉर्ड सभा का सदस्य होगा, कॉमन सभा का सदस्य नहीं होगा, मतदान नहीं कर सकता है आयरिश को छोड़कर। कोई लॉर्ड यदि लोक सेवा को सदस्य होता है, जैसे लोक सेवा का सदस्य हम बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे IAS वगैरह ये हैं, ये लोक सेवा हैं, तो अगर इसका एक सदस्य होता है तो उसे सदन में बैठने का अधिकार तो है, परंतु वह न तो मतदान में भाग ले सकता है और ना ही सदन में किसी प्रकार का कोई भाषण दे सकता है। उत्तराधिकार नियमानुसार वंशानुगत लॉर्ड्स की श्रेणी में केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता है। मैं कहना जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही उत्तराधिकारी होगा। अल्पवयस्क, पागल, दिवालिया, अपराधी ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं वह लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रतिबंध भी लोकसभा के सदस्यों के ऊपर लगाए हैं। अब देखिए लोकसभा में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इसको हम देखते हैं कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा का जो सभा है उसके अंदर आपके सभा का स्पीकर और दूसरे होते हैं लॉर्ड चांसलर। तो जो सभा के स्पीकर हैं वो उसको कार्य को करने का कार्य करते हैं। लॉर्ड सभा का ये जो सभापतित्व है वह लॉर्ड चांसलर के द्वारा किया जाता है। यह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है और राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की भी नियुक्ति होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। अध्यक्ष नहीं होता तो जो अध्यक्ष का कार्य करते हैं वह उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन, उशर ऑफ द ब्लैक रोड व सार्जेंट एंड आर्म्स ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो इसके अंदर भी होते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने केवल जो डिस्कस किया है वो किया है कि लॉर्ड सभा का संगठन कैसा होता है, लॉर्ड सभा के अंदर जो संगठन है कौन कौन उसके अधिकारी हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, है ना। स्पीकर की जो व्यवस्था है देखिए आप कि 2005 तक ये व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा लॉर्ड चांसलर की जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए तथा उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया कि अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर के पद की व्यवस्था कर दी गई। दो प्रकार की थी ना इसमें, पहले लॉर्ड चांसलर किया करता था, लेकिन अब क्या किया है, उसके लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर की व्यवस्था कर दी गई है। तो संवैधानिक सुधार कानून 2005 में कहा गया है कि लॉर्ड सभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं लॉर्ड सभा द्वारा ही निर्धारित की जाएगी, ठीक है ना। देखिए लॉर्ड सभा में संपूर्ण सदन की समिति के अतिरिक्त कई प्रवर समितियां का भी मतलब प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में लोक सदन में आए विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए एक स्थायी समिति का भी निर्माण किया जाता है। ये समितियां होती हैं जैसे विशेषाधिकार समिति, अपीलीय समिति, स्थायी आदेश समिति, है ना। और ये समितियां अपने अध्यक्ष स्वयं नियुक्त करती हैं। तो लॉर्ड सभा के वाद विवाद को सीमित करने के लिए समापन प्रस्ताव का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कि इसका जो वाद विवाद है उसको सीमित कर दें, उसके लिए कोई भी समापन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इस संबंध में केवल 2 स्थायी आदेश होते हैं। पहला कौन सा कि कोई सदस्य एक ही विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता, और दूसरा वाद विवाद विषय से आबद्ध नहीं हो सकता है, असंबद्ध नहीं हो सकता, है ना। मतलब जो विषय दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वाद विवाद होना चाहिए। कभी कभी तो लॉर्ड सभा के वाद विवाद बहुत उच्च स्तरीय हो जाते हैं, है ना। तो ये आपस में जो अधिकारी हैं उनके ये कार्य रहते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। धन्यवाद बच्चों।